Hello everyone. Today we are going to understand about nationalism in India. It is chapter 2 of class 10th history. So let us understand the meaning of nationalism. Nationalism का क्या मतलब होता है? It means the association of people towards their nation. लोगों की जो फीलिंग्स हैं अपने राष्ट्र को लेके उसको हम राष्ट्रवाद की फीलिंग बोलते हैं या फिर नेशनलिज्म बोलते हैं. सो कैसे वो लाई जा सकती है? बाय द यूज़ ऑफ न्यू सिम्बल्स, आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज़. तो अगर हम नए सिम्बल्स लेके आएँ, नए आइडियाज़ लेके आएँ, जैसे वी कैन यूज़ द इमेज ऑफ भारत माता, या फिर वी हैव सर्टन सॉन्ग्स जैसे वंदे मातरम एंड सर्टन स्लोगन्स, दे हेल्प इन इनिशिएटिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द एंटायर कंट्री. तो व्हाट वाज द बेसिक फैक्टर? लोग जो हैं इंडिया के वो कैसे यूनाइटेड हुए? सो द बेसिक फैक्टर बिहाइंड द यूनिटी ऑफ इंडियन पीपल वाज द कॉलोनियल एप्रेशन. मतलब जो ब्रिटिश लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, और वो अत्याचार सभी लोगों के ऊपर हो रहा था, वेदर दे वर रिच और पुअर, एंड इफ वेदर दे बिलोंग टू एनी पार्ट ऑफ द नेशन. हर एक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जुल्म हो रहे थे, और इसीलिए सभी लोग एक साथ मिलके आए ब्रिटिशर्स के खिलाफ. तो हम इस वाले चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे? वी विल लर्न अबाउट द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब जो अर्ली 1900s हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 1920s. उसके बाद काफ़ी सारी जो मूवमेंट्स हुई, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, वी विल रीड अबाउट देम एंड ऑल्सो एनालाइज द रोल ऑफ कांग्रेस, कि कांग्रेस जो उस टाइम पे पार्टी थी उसका कितना ज़्यादा रोल रहा है इंडिया को यूनाइट करने के लिए. So now let us look at the first portion. It is the First World War, Khilafat and non-cooperation. So after the year 1919, we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups, developing new modes of struggle. How do we understand these developments? What implications did they have? तो अब हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफ़ेक्ट रहा हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसके ऊपर, इंडिया के लोगों के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट था. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. वॉर की वजह से एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन आ गई. सबसे पहले था इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस. तो अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटेन लड़ रहा था और इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी है. तो ब्रिटेन खुद का पैसा खर्च ना करके, मतलब जो ब्रिटिश इकोनॉमी का पैसा है उसको खर्च ना करके जितनी भी कॉलोनीज थी जैसे इंडिया, तो ये इंडिया से सारा का सारा पैसा लेके अपनी वॉर को स्पॉन्सर करता था. सो इसकी वजह से इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, क्योंकि अब लड़ाई चल रही है तो पैसे की ज़रूरतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं ब्रिटिश सरकार की, और वो सारा का सारा पैसा अब इंडिया से ड्रेन हो रहा है. सो कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड. तो इसकी वजह से जो इनकम टैक्स है, इनकम के ऊपर जो टैक्स अभी भी लगता है, वो इंट्रोड्यूस किया गया था. वॉर ईयर्स में प्राइसेस भी इंक्रीज हो गए थे. सो दैट वाज द सेकंड कंपोनेंट. द फर्स्ट वन इज कि यहाँ पे देयर वॉज ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर. लोगों का जो टैक्सेशन वाला जो सिस्टम था, टैक्स जो लोग पहले कम दे रहे थे अब उनको बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है ताकि वो ब्रिटेन की जो वॉर है उसको फाइनेंस कर सकें. द सेकेंड इज इंक्रीज इन प्राइसेस. तो वॉर ईयर्स के अंदर जो नॉर्मल कमोडिटीज़ के प्राइस हैं, जो नॉर्मल सामान का प्राइस था, वो बिल्कुल दुगना हो गया है, और जो कॉमन पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से दुखी हैं. सो विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स. दैट वाज द थर्ड सेगमेंट और द थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर कि जो वर्ल्ड वॉर 1 है उसका क्या इंडिया के ऊपर इम्प्लीकेशन रहा, कि लोगों को, जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग, उनको फोर्सफुली रिक्रूट किया गया आर्मी के अंदर. कि जो ब्रिटिश सरकार है वो किसी भी गांव के अंदर जाती थी और वहाँ के जितने भी नौजवान हैं उनको सेना के अंदर भर्ती कर लेती थी, चाहे वो जाना चाहें या नहीं जाना चाहें. इसकी वजह से जो गाँव के लोग हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो गया. उसके बाद 1918, 1919 एंड द ईयर 1920 एंड 21 क्रॉप्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा फेल हो गई और भुखमरी एक तरीके से फैल गई. उसके अलावा यहाँ पे इन्फ्लुएंजा का एपिडेमिक भी आ गया. एपिडेमिक होता है एक तरीके से कोई बीमारी जो बहुत ज़्यादा एरिया के अंदर फैल जाए. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ कोरोना, इट इज़ पैंडमिक, मतलब ये पूरे विश्व के अंदर फैली है. लेकिन एपिडेमिक होता है किसी पर्टिकुलर, किसी एक बड़े स्टेट के अंदर या बड़ी कंट्री के अंदर कोई बीमारी अगर फैलती है तो उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं. So according to census 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famines and the epidemics. तो सेंसस जो हमारा हुआ था 1921 में, उसमें क्या बताया गया है कि ऑलमोस्ट 12 से 13 मिलियन लोग जो हैं वो
मर चुके थे भुखमरी के कारण। फेमीन्स में सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, और जो इन्फ्लुएंजा का एपिडेमिक था इसकी वजह से भी काफ़ी सारे लोगों की जानें गई थी। सो लेट अस लुक एट द न्यू वर्ड। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच कॉलोनियल स्टेट फोर्स्ड पीपल टू ज्वाइन द आर्मी। कि ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से जितने भी नौजवान होते हैं उनको ज़बरदस्ती फौज के अंदर भर्ती कर दिया जाता है। People hoped that their hardship would end after the World War was over, but it did not happen. तो लोगों को लगा कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होगी तो उनकी जितनी भी परेशानी है, जितनी भी दिक्कतें हैं, वो सभी समाप्त हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक नया लीडर की उनको ज़रूरत थी और एक नया लीडर उनको यहाँ पे मिला, और उस नए लीडर का नाम था महात्मा गांधी। सो द सेकेंड पोर्शन इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। Mahatma Gandhi returned to India in January 1915. As you know, he had come from South Africa and he had successfully fought the racist regime with the novel method of mass agitation, which he called सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आ गए थे, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सक्सेसफुल एक आंदोलन करा था विच वॉज अगेंस्ट द रेसिस्ट रिजीम। मतलब वहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार थी वो काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट थी, रंग भेद की वो नीति अपनाते थे। दे यूज टू डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। तो मतलब अगर कोई वहाँ पे वाइट स्किन का है तो उनको ज़्यादा इज्जत मिलेगी, और कोई ब्लैक या फिर ब्राउन स्किन का है जिनको वो कलर्ड पीपल बोलते थे उनको वहाँ पे कम इज्जत मिलती थी। तो इसके खिलाफ उन्होंने वहाँ पे एक मास एजिटेशन करा था, मतलब लोगों का समूह बुलाया था और उनके साथ उन्होंने एक सत्याग्रह निकाला था। मतलब कि सभी लोग जो है हिंसा के साथ, मतलब लड़ाई नहीं करेंगे लेकिन अपने विचारों को वहाँ पे रखेंगे। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। तो यहाँ पे ये वर्ड जो है सत्याग्रह, ये खुद ही बता रहा है, ये दो वर्ड से मिलके बना है, सत्य और आग्रह। मतलब हम किस पे आग्रह कर रहे हैं, किस चीज़ को बता रहे हैं, सत्य को। तो महात्मा गांधी ही वॉज अ फर्म बिलीवर कि जो सच है हमें हमेशा उसका साथ देना चाहिए। इट सजेस्टेड दैट द कॉज, if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor। तो उनका क्या मानना था कि सत्याग्रह के अंदर कि अगर हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, अगर हम किसी बुरी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें फिजिकल फोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल फोर्स मतलब मार पिटाई करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। कि हम बिना किसी से ईर्ष्या या द्वेष रखते हुए भी अपने मत को प्रस्तुत कर सकते हैं, और इसी को उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया कि हम पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, हम किसी के भी साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। और ये जो है दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियंस ऑफ द ऑपरेसर। और ये किस तरीके से होगा कि जो ऑपरेसर है, जो आपके साथ इतना बुरा कर रहा है, कि आप उसको, उसकी जो कॉन्शियस है, उसकी जो आत्मा है, आप उसको उसके साथ कम्युनिकेट करोगे, एज इन कि उसको खुद ही बुरा फील होगा कि देखो मैंने इसके साथ इतना बुरा किया, लेकिन ये फिर भी मुझसे ना ईर्ष्या कर रहा है, ना मुझसे घृणा कर रहा है, और ना ही मारपिटाई कर रहा है, बल्कि बहुत ही पीसफुली ये सच का साथ दे रहा है। तो दैट वाज द गांधीयन फिलॉसफी। सो महात्मा गांधी का जो आइडिया था उसके अंदर क्या है कि लोगों को हमें बताना है कि क्या सच है, इंक्लूडिंग द ऑपरेसर, की जो हम पे बुरा कर रहा है, हमारे साथ इतना बुरा कर रहा है, तो उसको भी हमें सच्चाई के रास्ते पे लेके आना है। उसको भी दिखाना है कि हाँ भाई ये जो चीज़ है यही सच है और सच की हमेशा जीत होगी। महात्मा गांधी बिलीव करते थे कि ये जो धर्म है नॉन वायलेंस का, अहिंसा की जो ये चीज़ है, यही सब लोगों को यूनाइट कर सकती है, यही सब इंडियंस को यूनाइट करेगी। तो महात्मा गांधी जब इंडिया के अंदर आए, इन्होंने सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट्स बहुत सारी जगहों पे चलाया। तो 1916 के अंदर ये चंपारण में, बिहार के अंदर गए थे, जहाँ पे इन्होंने किसानों के साथ मिलके सत्याग्रह किया था। ये सत्याग्रह था रिगार्डिंग द इंडिगो प्लांटेशन। तो वहाँ पे जो इंडिगो प्लांटेशन होती थी, नील की खेती होती थी, तो उसके खिलाफ इन्होंने यहाँ पे चंपारण के अंदर सत्याग्रह किया था। 1917 के अंदर ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पेजेंट्स ऑफ खेड़ा इन गुजरात। तो उसके एक साल बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था गुजरात के अंदर। क्रॉप फेलियर और प्लेग के कारण यहाँ पे जो किसान थे रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, टैक्स नहीं दे पा रहे थे, और जो डिमांडिंग रेवेन्यू कलेक्शन की जो डिमांड थी, मतलब कि पहले उनको बहुत ज़्यादा देना होता था और उनके पास पैसे भी नहीं है, उनकी क्रॉप्स जो हैं वो सारी ख़राब हो गई हैं, तो ये चाहते थे कि हमारा जो टैक्स है वो काफ़ी कम कर दिया जाए। महात्मा गांधी ने 1918 के अंदर अहमदाबाद में सत्याग्रह मूवमेंट चालू की थी, जो कि कॉटन मिल वर्कर्स के लिए थी। सो यू हैव टू रिमेंबर कि सबसे पहले कौन सी हुई है। सबसे पहले इट वॉज चंपारण, बिहार। चंपारण का सत्याग्रह हुआ था 1916 के अंदर। 1917 वॉज द खेड़ा सत्याग्रह, एंड
द 1918 सत्याग्रह वॉज डन इन अहमदाबाद फॉर द कॉटन मिल वर्कर्स। तो 3 यहाँ पे शुरू में सत्याग्रह हुए हैं, चंपारण, देन खेड़ा एंड देन अहमदाबाद। आफ्टर दैट वी हैव द रॉलेट एक्ट। तो अब तक जितने भी गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किए थे वो सभी बहुत ही छोटे छोटे लेवल पे थे। मतलब कोई छोटे से गांव के अंदर हो रहा है चंपारण में, या फिर कोई छोटे शहर में हो रहा है, तो गांधी जी चाहते थे कि अब हमें कोई बहुत ही बड़ा जो है सत्याग्रह को बनाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई रॉलेट एक्ट एक लागू किया था गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि हमें उसके खिलाफ सत्याग्रह चालू करना चाहिए। तो गांधी जी ने क्या किया, सो लेट अस फर्स्ट रीड अबाउट द रॉलेट एक्ट कि रॉलेट एक्ट क्या था। तो इसके अंदर ये जो एक्ट था बहुत ही जो जल्दबाजी के अंदर पास किया गया था बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इंडिया के जितने भी मेंबर्स थे सभी इसका अपोज कर रहे थे कि हमें ये लॉ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको हटा देना चाहिए। तो इस लॉ के तहत गवर्नमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा पावर आ गई है कि जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इंडिया के अंदर होंगी ब्रिटिश के खिलाफ, तो उसके अंदर जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स होंगे उनको आप 2 साल के लिए बंद कर सकते हो बिना किसी ट्रायल के। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि भाई इस चीज़ का हम पीसफुली बिल्कुल सोल्यूशन निकालें और हम एक सिविल डिसोबीडियंस चालू कर दें कि मतलब हम कोई भी सरकार की बात नहीं मानेंगे, पर हम लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेंगे। ये स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल को एक हड़ताल के साथ। तो गाँव में, शहरों में, हर जगह रैली। तो लोग, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे कि अब लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो रहे हैं, इससे जो हमारा नॉर्मल रूटीन है जैसे रेलवे लाइन है या टेलीग्राफ वगैरह है, ये सब का कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी लोग ये रैलीज़ में आ रहे हैं या फिर इकट्ठा हो रहे हैं सत्याग्रह के लिए, इन सबको हमें क्लैम्प डाउन कर देना चाहिए, हमें इन सबको दबा देना चाहिए। जितने भी लोकल लीडर्स थे अमृतसर के या फिर महात्मा गांधी वगैरह थे, इन सबको दिल्ली में एंट्री आने से मना कर दिया था कि आप लोगों को दिल्ली में आना अलाउड नहीं है। और 10 अप्रैल को पुलिस ने एक पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर, मतलब काफ़ी लोग बहुत ही शांति से अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, उनके ऊपर ओपन फायर कर दिया था। इससे लोगों ने क्या किया, गुस्से में आके अटैक करना शुरू कर दिया पुलिस ऑफिसेज के ऊपर, बैंक्स के ऊपर, रेलवे स्टेशन वगैरह पे। और यहाँ पे मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ का मतलब होता है जब आर्मी का रूल किसी जगह पे चालू हो जाए। और वहाँ पे उस टाइम पे जनरल कौन था, जनरल डायर, उसको यहाँ पे कमांड दे दी गई थी। तो अब 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। 13 अप्रैल को जो सबसे खराब यहाँ पे काम हुआ था, जलियांवाला बाग का मैसेकर हुआ था यहाँ पे। मैसेकर मतलब जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हज़ारों की संख्या में लोगों को मार दिया जाता है, तो उसको मैसेकर बोलते हैं। तो 13 अप्रैल को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। तो कुछ लोग तो सत्याग्रह के लिए इकट्ठे हुए थे, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे मेला लगा हुआ था बैसाखी का, उसके लिए इकट्ठा हुए थे। लोगों को नहीं पता था क्योंकि काफ़ी सारे लोग बाहर से आए थे, अमृतसर के बाहर से, तो उनको नहीं पता था कि अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो जैसे ही जनरल डायर को पता लगा कि इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, तो उसने जलियांवाला बाग के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जितने भी थे सबको बंद करा दिया और ओपन फायर कर दिया। वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी मारे गए। सो हिज object, as he declared later, was to produce a moral effect to create in the minds of the satyagrahi a feeling of terror and awe. तो जनरल डायर ने जब अपना बाद में लिखा गया कि भाई जलियांवाला बाग आपने मैसेकर क्यों कराया, मतलब आप रोक सकते थे, तो उसने कहा कि भाई मेरा मकसद क्या था कि मैं एक मोरल इफेक्ट डालूं, लोगों के मन में डर बैठाना मेरा मतलब था, मेरा मकसद था। मैं नहीं चाहता था कि इतने सारे लोगों को मारूं। एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट्स इन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। तो लोग वहाँ पे नॉर्थ इंडिया के जितने बड़े बड़े टाउन्स थे वहाँ पे इकट्ठा होने लगे और स्ट्राइक करने लगे, क्लैशेस करने लगे, मतलब जो पुलिस थी उससे लड़ाइयाँ करने लगे। और गवर्नमेंट की या फिर जो ब्रिटिश सरकार की जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर अटैक करना उन्होंने शुरू कर दिया। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन। जो सरकार थी उसने भी उतने ही वायलेंस के साथ जवाब देना शुरू कर दिया। सो seeking to humiliate and terrorize people, Satyagrahi was forced to rub their nose on the ground, crawl on the streets, do salam to all the sahibs. People were flogged and villages around गुजरावाला इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान वर बॉम्ब्ड। तो बहुत सारे जो गांव के ऊपर बम डाल देते थे, सत्याग्रही को ज़बरदस्ती जलील किया जाता था, उनकी नाक जो है ज़मीन पर रगड़ाई जाती थी। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई। तो जैसे ही महात्मा गांधी ने देखा कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो, लेकिन यहाँ पे तो वायलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो महात्मा गांधी ने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था कि भाई अब जो हमारा सत्याग्रह है हम उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। सो दैट वाज द रॉलेट सत्याग्रह। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडेज वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस चैप्टर। थैंक यू।